Good morning everyone, I am Priyanshi from 10th A and today I am going to tell you about the unification of Britain. इसको हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं. ये स्ट्रेंज क्यों है? ठीक है, जो जैसे हमने जर्मनी और इटली के केस में देखा, जितने भी यूनिफिकेशंस थे उनमें लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, सडन अपहीवल हुआ, बट ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ब्रिटेन में लड़ाइयाँ हुई थी ऑब्वियसली, बट उतने बड़े लेवल पे नहीं हुई थी और ये एक बहुत ही लंबे प्रोसेस का नतीजा था. जैसे हम आज इस टाइम पे जानते हैं, जिसको हम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड के नाम से जानते हैं, ये उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पे ऐसी कोई कंट्री या ऐसी कोई जगह नहीं थी. वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे. इंग्लैंड में इंग्लिश पीपल रहते थे, स्कॉटलैंड में देवर स्कॉट्स, वेल्स में वेल्श पीपल रहते थे एंड आयरलैंड में आयरिश पीपल. क्या हो गया? ओके. ये ब्रिटिश आइल्स का मैप है. ओके, तो जब हम इंग्लैंड और वेल्स को मिलाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रिटेन. ये ब्रिटेन है. और फिर जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आपस में मिलेगा, ये बनेगा हमारा यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, इसे हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं. और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड, ओनली नॉर्दर्न आयरलैंड जब इसमें मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो इसका फाइनली नाम है. जो रिपब्लिक, इनिशियली पूरा आयरलैंड जुड़ा था, लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है यार इनिशियली पूरा आयरलैंड जुड़ा था, बट उसके बाद क्या हुआ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में देवर कैथोलिक पीपल, जो मैं आपको बताऊंगी, तो वो जो है वो अलग हो गए और अब वो ये ब्रिटिश आइल्स का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है. अच्छा, ये यूके के साथ नहीं है बेटा? तो जो इंग्लैंड है उस टाइम पे, अब जो इंग्लैंड, जो यहाँ पे इंग्लिश पीपल थे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है. ठीक है, इन द 16th सेंचुरी. सबसे पहले जो इंग्लैंड है उसे अपने आप को यूनिफाई करना था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. तो क्या हुआ 1688 में, 1688 में इंग्लैंड ने अपने पार्लियामेंट से पावर ले लिया. कह सकते हैं राजा ने खुद पावर दे दी. अब एज वी नो कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. जो इंग्लैंड है उसने रेवोल्यूशन, जो वो फ्रूट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसका बहुत फ़ायदा उठाया है और इसीलिए वो लोग पावर में, इम्पोर्टेंस या वेल्थ में बहुत आगे थे. वहाँ की मिडिल क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. अब जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, तो पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हो गई. तो पार्लियामेंट वाले जो लोग थे और उन्होंने राजा से बोला कि आप हमें खुद पावर दे दो या फिर हम पटक देंगे आपको. तो राजा ने खुद पावर दिया ताकि इज्जत भी बनी रहे उसकी. और वो तो इसीलिए वहाँ पे 1688 में जो मोनार्की से पावर छीन ली गई. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंग्लैंड है अभी अपने आप में तो यूनिफाई हो गया. ठीक है, अपने आप में एक कंट्री बन गई जिसका नाम इंग्लैंड था. फिर क्या हुआ, इंग्लैंड उस टाइम पे उनको अपनी टेरिटरीज बढ़ानी थी. ठीक है, तो उन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों से 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग जो ये दोनों थे, ठीक है, ये दोनों एक साथ जुड़ गए. और वहाँ पे हमें कहते कि जो पार्लियामेंट थी इनकी, वहाँ पे इंग्लिश पीपल डोमिनेट कर रहे थे. ठीक है, इंग्लिश लोग एज वी नो पावर, इंपॉर्टेंस, वेल्थ में, इन सब में ये बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे. ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी थे और इन्होंने पार्लियामेंट पे डोमिनेशन किया और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा कैथोलिक पीपल पे मोस्टली. तो जो इसकी ग्रोथ थी स्कॉटलैंड में, ये बहुत बढ़ी गई. अब जो वहाँ के लोग थे, उनके कल्चर को, उनके इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस किया गया. ठीक है, वहाँ पे जो कैथोलिक क्लैंस थे, वो जब चाहते थे, मतलब जब वो ट्राई करते थे इंडिपेंडेंस पाने का या उनके खिलाफ जाने का, तो उनको टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ता था. उनको बहुत ज़्यादा एज वी कैन सी हियर टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा था. इसका इम्पैक्ट क्या, अब ये जानते हैं हम, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स. तो क्रिश्चियनिटी होती है. ठीक है, जैसे जैनिज्म में 2 सेक्ट होते हैं, मुस्लिम रिलीजन में भी 2 सेक्ट होते हैं. ठीक है, वैसे क्रिश्चियनिटी में 2 सेक्ट होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. कैथोलिक्स वो लोग होते हैं जो पुरानी विचारधारा के होते हैं, जो शुरू से चलते आ रहे हैं. ठीक है, जो जीसस की मदर या फादर को उनको वर्शिप करते हैं. प्रोटेस्टेंट्स वो होते हैं जो न्यू आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. अब तो ये पुराने हो गए, पर उस टाइम पे नए नए आए थे इन 14th-15th सेंचुरी और ये जीसस को मानते थे. तो ये लोग इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थे. ठीक है, और वहाँ पे स्कॉटलैंड में दे वर लाइक इन अ इक्वल रेशियो.
सो जितने भी स्कॉटलैंड के हाईलैंडर्स थे उनको अपनी लैंग्वेज बोलने से, अपनी ड्रेस पहनने से फॉरबिड कर दिया गया था। और जब भी उन्हें लगता था, जो ब्रिटिश के लोग थे, उन्हें लगता था कि ये जो इंसान है, कोई भी पर्सन है, वो कुछ बोल के इसे हमारे अगेंस्ट कर सकता है या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ये हमारे खिलाफ उन्हें भड़काएगा, तो उनको देश से निकाल देते थे। ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, उनको देश से ही निकाला दिया जाता था। तो अब बारी आती है आयरलैंड की। तो जैसे हमने देखा, एक्ट ऑफ यूनियन के चलते स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तो आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो अब जो इंग्लैंड है वो आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने अंदर। अब आयरलैंड में प्रॉब्लम क्या थी, जो कंट्री थी, इट वाज डीपली डिवाइडेड बाय कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। जैसा मैंने बताया, ये दो लोग अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते थे, तो इनमें मतलब यूनाइटेड उतने नहीं थे ये, ठीक है, थोड़े अलग अलग ही रहते थे। थैंक यू। तो जो इंग्लिश थी उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की। उन्होंने क्या बोला, जो आयरलैंड थी उसमें वहाँ पर बहुत कैथोलिक पीपल थे, दे वर वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैथोलिक पीपल इन दैट कंट्री। सो इंग्लिश जो लोग थे वहाँ पे, जो इंग्लिश एथनिक ग्रुप था, उन्होंने आयरलैंड के लोगों को बोला, जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको बोला कि आप अपने डोमिनेंस एस्टैब्लिश करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप इस कंट्री पे रूल करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प करो इसको अपने अंडर लेने में, ठीक है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने रिवॉल्ट किए, कितने कैथोलिक पीपल थे, उन्होंने रिवॉल्ट क्या, वो चाहते नहीं थे कि वो जुड़े किसी और यूनियन से। तो वुल्फटर्न ने 1798 में अपने आयरिश मैन के साथ मिलके रिवॉल्ट चलाया, जिसमें वो क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे वो, तो इसलिए वो हार गए। अब जो और फिर 1801 में आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर ही लिया जाता है इन यूके। अब जो है हमारा पूरा यूके यूनिफाई हो गया है, लेकिन हमने कंट्री को जोड़ा है। व्हाट अबाउट द पीपल, लोग अब भी नहीं जुड़े हैं, लोग अब भी एक दूसरे को एक जैसे नहीं मानते। सो इसके लिए ये टॉपिक आता है फोर्जिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन। अब इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेट कर ही रही थी, लेकिन मतलब व्हाट अबाउट द सेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होती है लोगों को एक कंट्री में। तो इसीलिए जो वहाँ के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने एक नया सिंबल किया था, यूनियन जैक। यूनियन जैक उनके फ्लैग का नाम है, जो कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिले तो 1707 में यूनियन जैक कुछ ऐसा था, और जब उसमें आयरलैंड भी मिल गया तो वो ऐसा बन गया। सिंस 1801 यूनियन जैक ऐसा ही है। सो उसके बाद नेशनल एंथम, वहाँ का नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग। एक सेम नेशनल एंथम कंपोज किया गया, किंग लिखा है, दिस डेपिक्ट। वहाँ पे अब भी मोनार्की का ही रूल चल रहा है, वहाँ पे अब भी मोनार्की है। बहन पॉज कर। सो दिस शोज कि वहाँ पे अभी मोनार्की का रूल चल रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज तो प्रमोट हो ही रही थी, और जो जितने भी इसमें अदर नेशंस थे वो एज सबॉर्डिनेट पार्ट्स रह गए। अब तो मतलब हालात पहले से बहुत बेटर है, बट पहले यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ हुई थी। बात कर लेते हैं वेल्स की। बहुत सारे बच्चे पूछ होते हैं कि वेल्स कब इनकॉर्पोरेट हुआ, क्योंकि हमारी बुक में ये दिया हुआ नहीं है और ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट एज जस्ट जनरल नॉलेज, जो वेल्स था, जो साउदर्न वेल्स था, वो 1093 में एक वॉर के अंदर इंग्लैंड वाले लोगों ने अपने अंडर ले लिया था। और जो 1293 में जो नॉर्थन पार्ट था वो मिलता, लेकिन इन 1301 अंडर द रूल ऑफ हेनरी 8 जो वेल्स है वो पूरा मतलब लीगली कह सकते हैं कि अपने अंदर उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। आई एम सो सॉरी। और इस तरीके से जो हमारा ब्रिटेन है उसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।